कनिष्क की नज़र जैसे ही अनीसा पर पड़ती है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अनीसा अब तक बेहोश हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसके शरीर में हो रही कंपकपी बंद नहीं हुई थी। उसे ऐसे बेहोश देखकर कनिष्क घबरा जाता है और वो जल्दी से उसके गालों को थपथपाने लगता है और बार बार उसका नाम पुकारे जा रहा था। अनीसा, अनीसा, आंखें खोलो अपनी, प्लीज अपनी आंखें खोलो। लेकिन फिर भी अनीसा अपनी आंखें नहीं खोलती है। यह देखकर वो जल्दी से पास में रखा हुआ पानी का जग उठाता है और उसमें से पानी की कुछ बूंदों को उसके चेहरे पर डालता है, जिससे कुछ देर बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। जिसे देखकर कनिष्क एक झटके से उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और कहता है, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। उसको ऐसे खुद को पकड़े देखकर अनीसा भी उस पर अपनी पकड़ कस देती है। यह देखकर कनिष्क उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगता है, जिससे धीरे धीरे वो शांत होने लगती है। जब वो शांत हो जाती है तो कनिष्क उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, ऐसा क्या देख लिया आपने जो इस तरह घबरा गई। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा को फिर से याद आ गया और वो एक बार फिर से वो घबराने लगती है। उसे ऐसे घबराते देखकर कनिष्क उसके गाल पर हाथ रखकर उसके सर को अपने सर से सटाए हुए कहता है, प्लीज अपने डर को काबू में कीजिए और बताइए मुझे क्या बात है। अगर मुझे पता नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसे निकल पाएगा। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एक बार फिर से अनीसा का फोन बजता है। उसे बजता देखकर कनिष्क और अनीसा दोनों की नज़र एक साथ फोन पर जाती है। कनिष्क जब फोन देखता है तो ये वही नंबर था जिससे अभी कुछ देर पहले ही फोन आया था। वहीं अनीसा जैसे ही इस कॉल को देखती है, उसके मुंह से निकलता है, अक्षित। इसी के साथ वो जल्दी से फोन को उठा लेती है और कनिष्क की तरफ देखती हुई कहती है, मुझे ये कॉल लेना है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी अनीसा उस कॉल को पिक कर लेती है। जैसे ही अनीसा बोलती है, हेलो, उसकी आवाज़ सुनकर सामने से आवाज़ आती है, दी आप ठीक तो हैं? अभी कुछ देर पहले मैंने कॉल किया था तो किसी लड़के ने फ़ोन उठाया था। यह सुनकर मैं डर गया कि कहीं आप कोई मुसीबत में तो नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कांपते होठों से कहती है, क्या उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ? उसकी इस बात को सुनकर सामने से अच्छित कहता है, हाँ उसे पता चल गया है कि आपने किसी से शादी कर ली है। और यह सुनकर तो वो और भी ज़्यादा बौखला गया है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो कहती है, इसका मतलब आज वो जानबूझकर मेरे सामने आया था। उसकी इस बात को सुनकर सामने से घबराई हुई आवाज़ आती है, क्या आप आज उससे मिली हैं? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कहती है, नहीं मिली तो नहीं, पर मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जानबूझकर मेरे सामने आया हो? उसकी इस बात को सुनकर अक्षित कहता है, पता नहीं, या तो हो सकता है या कोई इंसिडेंट हो, आप संभल कर रहना। इसी के साथ वो कॉल कट कर देता है। उसकी इस बात को सुनकर अब अनीसा को भी डर लगने लगा था। तभी सामने बैठा हुआ कनिष्क कहता है, क्या बात कुछ ऐसी है जो मुझे नहीं जाननी चाहिए? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कनिष्क की तरफ देखती हुई कहती है, मुझसे जुड़ी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप जान ना सकें, लेकिन मुझे अपने से जुड़ी उस बात को याद करना उतना ही मुश्किल है जितना एक जिंदा शख्स को कुरेदना है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि जब तक आप ये बात मुझे नहीं बताएंगी, आप अंदर ही अंदर घुटती रहेंगी। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा अभी कुछ बोलती उससे पहले ही कनिष्क कहता है, लेकिन ये फ़ोन पर कौन था? कुछ देर पहले भी इसका फ़ोन आया था और जब उसने मेरी आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। मुझे कुछ पूछने का मौका भी नहीं दिया। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा अपना सर नीचे करते हुए कहती है, वो मेरा भाई था। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे तो ये पता था कि वो अनाथ है। ऐसे में उसका भाई कहीं मुंह बोला तो नहीं? कनिष्क ये सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी अनीसा कहती है, वो मेरा सौतेला भाई है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क कहता है, इसका मतलब आप अनाथ नहीं हैं? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा नामे सिर हिला देती है और कहती है, मेरी पूरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली से ही भाग रही हूँ। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क कहता है, क्या मतलब है इस बात का? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कहती है, मेरी जिंदगी के बारे में जानने के लिए आपको मेरे अतीत में जाना होगा, जहाँ एक खूबसूरत परिवार था
और अचानक से वो ऐसा बदला कि मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। न जाने अब क्या होगा। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कहती है, चलिए आपको मैं अपने अतीत में ले जाती हूँ। फ्लैशबैक। 20 साल पहले इंदौर शहर के इलाके में एक घर था, जिसमें से किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। साथ ही एक लेडी की थोड़ी परेशान सी आवाज। वो लेडी कह रही थी, बच्चे ऐसे परेशान नहीं करते अपनी माँ को। जिससे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो इस बच्चे को कुछ कह रही थी और वो बच्ची उसे परेशान कर रही थी। घर ना ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। उसके अंदर एक महिला अपनी बेटी के पीछे पीछे भाग रही थी। उनके हाथ में खाने का कटोरा था, जिसमें से वो एक निवाला बनाकर अपनी बेटी के पीछे भाग रही थी। वहीं उनकी बेटी अपनी माँ को ऐसे परेशान करके खुश होते हुए आगे आगे भाग रही थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि किसी का भी दिल उसे प्यार करने को चाहेगा। तभी उसकी माँ वहीं पर बैठ जाती है और हल्के से कराहने की एक्टिंग करती है। तो वो 3 साल की बच्ची दौड़ते हुए उनके पास आती है और कहती है, क्या हो गया मम्मा? कहते हुए उसके चेहरे पर परेशानी थी। तभी उसकी माँ कहती है, तुम मुझे परेशान कर रही थी ना, देखो अब मुझे हुई हो गई है। उसकी इस बात को सुनकर वो छोटी सी बच्ची कहती है, मम्मा कहाँ हुई हुई है? कहते हुए वो वहां पर देखने लगती है जहां पर उस लेडी ने अपने हाथों से पकड़ रखा था। यह देखकर वो जल्दी से वहां पर हल्के से फूंक मारती है और हल्के से किस करती है और कहती है, सब ठीक है। उसकी इस प्यारी सी हरकत को देखकर वो लेडी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिसे देखकर वो छोटी सी मासूम सी बच्ची वहीं उछलते हुए खिलखिलाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या बात है कर्णा जी, आज हमारी बच्ची की खिलखिलाहट गूंज रही है घर में। ये आवाज सुनकर वो छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए उस तरफ को जाती है और वहां जो एक शख्स खड़े थे उनके पैरों में लिपट जाती है। तभी वहां पर करुणा जी आती हैं और कहती हैं, आपकी बेटी बहुत बदमाश हो गई है, सारा दिन बस इसे शरारत करनी होती है। उनकी इस बात को सुनकर सामने खड़े इंसान, जिनका नाम रंजन मुखर्जी, कहते हैं, अनी ये क्या है, आप मम्मा को परेशान करते हो? उनका इतना कहना था कि अनी अपना सर जोर जोर से नामे हिलाने लगती है। उसे ऐसे देखकर रंजन जी और करुणा जी दोनों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। तभी रंजन जी कहते हैं, अच्छा अच्छा मान लिया हमने, आपने बिल्कुल कोई बदमाशी नहीं की है। उनकी इस बात को सुनकर वो अपने दांत दिखा देती है। दिन बड़े अच्छे थे। सबकी छोटी सी अनीसा और उनके साथ करुणा जी और रंजन जी की छोटी सी फैमिली छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेती थी। ऐसे ही दिन कट रहे थे जब एक दिन अचानक से करुणा जी जब अपने घर की सीढ़ियों से उतर रही थी, तो उनका पैर सीढ़ी पर बिछी हुई कारपेट में फंस गया और वे वहीं गिर गईं और लुढ़कती हुई नीचे तक आ गईं, जिससे उनके सर में बहुत ही गहरी चोट आई थी। उस समय घर पर कोई नहीं था और अनीसा को अभी अभी करुणा जी उसके कमरे में सुलाकर आई थी। बहुत ज्यादा खेलने की वजह से वो थक गई थी और सो गई थी। करुणा जी को गिरे हुए काफी समय हो चुका था। उनके सर से काफी खून बह रहा था। वहीं अपने ऑफिस में बैठे हुए रंजन जी का मन बहुत अशांत हो रहा था। इसलिए उन्होंने घर के लैंडलाइन पर फोन किया, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जब काफी देर तक कॉल रिसीव नहीं किया, तो वो अपने ऑफिस से निकलकर घर की तरफ चल दिए। जब वो अपने घर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उनकी नज़र करुणा जी पर ही होती है। उन्हें देखते ही उनके मुंह से चीख निकल गई और वो जल्दी से उनके पास गए और उन्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उन्हें अभी बिल्कुल भी अनीसा का ध्यान नहीं था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहां पर जल्दी ही उन्हें एडमिट कर लिया गया, क्योंकि करुणा जी की सांसें धीरे धीरे चल रही थी और पल्स रेट भी गिर गया था। जब करुणा जी एडमिट हो गई, तब कहीं जाकर रंजन जी को ख्याल आया अनीसा का। ये ख्याल आते ही उन्होंने तुरंत ही अपने घर के एक नौकर को फोन लगाया और उसे घर जाने को बोला। हालांकि आज के लिए करुणा जी ने सबको छुट्टी दे रखी थी, लेकिन जब रंजन जी का फोन आया, तो वो नौकर जल्दी से उनके घर के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में लगातार करुणा जी का इलाज चल रहा था। लगभग 4 घंटे बीतने के बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर निराशा साफ साफ झलक रही थी। उन्होंने आकर रंजन जी से कहा, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए।
ये वो शब्द थे जो रंजन जी के कान में गर्म पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे, लेकिन अभी उन्हें टूटने की इजाजत नहीं थी। वो किसी तरह अपने सारे इमोशन को दबाए हुए करुणा जी को डिस्चार्ज करवाया। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद वो घर आ गए, जहाँ उनके सारे घर वाले पहले से पहुंच चुके थे, क्योंकि डिस्चार्ज के प्रोसेस में उन्होंने हॉस्पिटल से ही अपने घर के लोगों को फ़ोन कर दिया था। वहीं अनीसा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों सब उसके घर आए हैं, क्यों उसकी माँ ऐसे सोई हुई हैं। लेकिन वो अपनी माँ को उठाने के लिए न जाने कितनी ही बार रोई थी, लेकिन आज उसके रोने के बावजूद भी उसकी माँ नहीं उठी। उसका रोना देखकर रंजन जी, जिन्होंने अपने आप को बांध रखा था, उनका भी कलेजा फट गया और वो भी फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन कहते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो गुजरता ही रहता है। ये समय भी गुजर गया, लेकिन अनीसा अब भी अपनी माँ को तलाशती थी, लेकिन उसे अपनी माँ की झलक कहीं भी नहीं मिलती। इस वजह से उसकी तबीयत बुरी तरह से खराब हो गई। रंजन जी ने जब देखा कि अनीसा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है और वो किसी भी डॉक्टर के इलाज से ठीक ही नहीं हो रही है, तब उनके कुछ परिवार वालों ने सलाह दी कि वो दूसरी शादी कर लें। शायद अब इसी से अनीता की तबीयत ठीक होगी। रंजन जी ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन अनीसा की हालत ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनकी भाभी ने उन्हें जो रिश्ता बताया, उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिनों में तो प्रतिमा जी का बिहेवियर ठीक रहा, जिस वजह से अनीसा भी काफ़ी बेहतर हो गई। लेकिन धीरे धीरे करके उनका रवैया अनीसा की तरफ बुरा होने लगा। लेकिन अनीसा फिर भी कोशिश करती रहती उनका प्यार पाने का। लेकिन इस बीच उनके साथ के लिए एक भाई आ चुका था, जिसका नाम सबने बड़े प्यार से अक्षित रखा। अक्षित बहुत ही मासूम था। छोटा सा बच्चा अक्षित बिल्कुल अपनी दी की जान बन गया था और अनीसा को अपने पापा से भी ढेर सारा प्यार मिलता था। लेकिन प्रतिमा जी ने तो अब उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस बात से अब अनीसा को फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने आप को संभालना सीख लिया था। वो अपने पापा के काम में उनका हेल्प करने लगी थी। हालांकि वो अभी छोटी थी, लेकिन दिमाग उसका काफ़ी अच्छा था। बिजनेस के तरीकों को वो काफ़ी अच्छे से समझती थी। अपने राइवल से कैसे डील करना है, ये सब उसे बखूबी आता था और ये सब उसे सिखाया था उसके पापा ने। उसके पापा एक ब्यूटी ब्रांड केयर योर सेल्फ के ऑनर थे, जिसे वो काफ़ी सालों से बखूबी संभाल रहे थे। उनकी ये बिजनेस करने की ट्रिक और उसे संभालने का नज़रिया दोनों ही उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया था, क्योंकि वो चाहते थे उनके जाने के बाद केयर योर सेल्फ को अनीसा ही संभाले। प्रतिमा जी को छोड़कर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, अच्छा समय हो या बुरा, कभी भी टिकता नहीं है। वैसे ही हुआ। अच्छा समय था तो जल्दी ही उड़ गया। अब बारी थी अनीसा के लिए खड़ी हुई नई मुसीबत की। एक दिन प्रतिमा जी का भाई उनके घर आया था, जिसका नाम सुदीप दास था। वो घर आया तो था प्रतिमा जी से मिलने के लिए, लेकिन उसकी नज़र गई अनीसा पर, जो कि अब 15 साल की हो चुकी थी। उसकी नज़र में अनीसा को देखते ही हवस ने अपनी जगह बना ली थी, जिसका रिएक्शन उसके द्वारा किए गई हरकतों में साफ दिखता था। प्रतिमा जी ने कई बार अपने भाई को ऐसा करते हुए नोटिस भी किया था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अनीसा को ये सब समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी फीलिंग आती थी। इसलिए वो हमेशा सुदीप से कटी कटी सी रहती थी, कभी भी उसके करीब नहीं जाती थी। जब तक वो वहाँ रहा था, अनीसा ने अपने कमरे को ही अपना घर बना लिया था। लेकिन एक सप्ताह तक रहने के बाद सुदीप वहां से जा चुका था। उसके जाने की वजह से अनीसा ने एक राहत की सांस ली। उसके बाद वो कभी आया भी नहीं था। लेकिन इस बीच उसने ध्यान दिया था कि उसके पापा की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पापा का भी ध्यान रखती थी। ऐसे ही दिन महीने और साल बीत रहे थे। आज अनीसा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और उसने एमबीए में एडमिशन करवा लिया था। एडमिशन करवाने के बाद जब वो अपने घर आई, तो उसने देखा उसके पापा घर में फर्श पर गिरे हुए हैं। ये देखकर वो जल्दी से पापा कहती हुई उनके पास बढ़ गई, तो उसने देखा वो बेहोश हो चुके हैं। ये देखकर उसने सबसे पहले अपने आप को कम करने की कोशिश करते हुए एम्बुलेंस को फ़ोन किया और फिर अक्षित को। अक्षित, जो कि इस समय कॉलेज में था, उसने जब रंजन जी के ऐसे गिरने की बात सुनी,
तो वो भी भागता हुआ घर पहुंचा। जब वो घर आया तो उसने देखा अनीसा ने रंजन जी को उठाकर सोफे पर लिटा दिया है और किसी को लगातार फोन कर रही है। यह देखकर वो उसके पास आया और बोला, दी। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कहती है, माँ को कब से फोन लगा रही हूँ, वो उठा ही नहीं रही है। तभी बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर अक्षित बोला, माँ को हम बाद में बता देंगे, अभी एम्बुलेंस आई है, पापा को लेकर चलते हैं। उसकी इस बात को सुनकर वो हाँ में सिर हिला दी। इसी के साथ दोनों रंजन जी को वार्ड बॉय की मदद से एम्बुलेंस में डाल दिया और जल्दी ही हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जल्दी उन्हें एडमिट किया गया और डॉक्टर्स उनका इलाज करते रहे। अनीसा बैठी हुई लगातार आईसीयू की तरफ ही देख रही थी। उसे इस बात से परेशान देखकर अक्षित इसके पास आया और इसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोला, दी आप फिक्र मत करो, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर अक्षित की तरफ देखती हुई बोली, तू माँ को इन्फॉर्म कर दे, लगता है वो मेरा फोन नहीं उठाएंगी। उसकी इस बात को सुनकर अक्षित हाँ में अपना सर हिला देता है और फिर प्रतिमा जी को कॉल करता है। जल्दी ही उसका फोन पिक भी हो जाता है, जिसके बाद अक्षित उन्हें सारी बात बता देता है। यह सुनकर वो भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती हैं। तब तक डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे वो जल्दी बाहर आते हैं और अनीसा की तरफ देखते हुए कहते हैं, उन्हें पैरालिसिस अटैक आया है, जिससे उनकी आधी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है। उनका आपको ख्याल रखना होगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो अपनी आंखों के दबाते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। अनीसा अपने पापा को लेकर घर आ गई थी, लेकिन उनको आए इस अटैक के लिए भी प्रतिमा जी ने उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। पहले तो रंजन जी की वजह से प्रतिमा जी अनीसा को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब जब रंजन जी कुछ कह भी नहीं सकते थे तो उन्होंने अब उनके सामने भी अनीसा को ताना देना चिल्लाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी अनीसा उनसे कुछ ना कहती थी, बस कॉलेज और ऑफिस में सब कुछ संभालती थी। उसके बाद घर आती थी तो पापा का भी ख्याल रखती थी। इन सब में उसने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा, ना वो अपना ख्याल रख पाती थी। लेकिन उसके साथ अक्षित था जो उसका ध्यान रखता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अनीसा का अब ज्यादा समय ऑफिस और कॉलेज में ही बीतता था, जिससे वो घर में ज्यादा समय नहीं दे पाती थी। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि अब जो वो मुश्किलों को झेल रही है वो तो बहुत ही ज्यादा कम है। आगे आने वाली मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कुछ दिन बाद जब वो ऑफिस से घर आया तो उसे घर में काफी ज्यादा हलचल दिखाई दी। यह देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया कि हलचल क्यों है, लेकिन उसने जानने की भी कोशिश नहीं की। वो सीधे अपने पापा के रूम में चली गई और उनके रूटीन के अनुसार उनको स्पर्शवात देने लगी। हालांकि एक नर्स भी थी ये सब करने के लिए, लेकिन शाम में अनीसा खुद ही स्पर्शवात दिया करती थी। वो रंजन जी से बात करते हुए उनको स्पर्शवात दी और फिर अपने कमरे में आ गई। उसने भी बात लिया और फिर फ्रेश होकर नीचे आती तो उसने देखा हाल में सुदीप दास बैठा हुआ था। यह देखकर उसका दिल एकदम से धड़क उठा, लेकिन फिर भी उसने इसे इग्नोर किया और किचन में चली गई। वहां उसने रंजन जी के लिए खाना बनाया और वापस से उनके कमरे में खाने को लेकर चली गई। वहीं उसके आते और जाते सुदीप की नजरें उस पर ही थी। अभी अनीसा वहीं से जाती तभी प्रतिमा जी बोली, अनीसा रुको। उनके इतना कहते ही अनीसा के कदम रुक गए और वो उनकी तरफ मुड़ गई। तभी प्रतिमा जी बोली, वो मैं चाहती हूँ कि आज से सुदीप ऑफिस संभाल ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम इसे अच्छे से संभाल पाओगी। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उनको देखती हुई बोली, आज 1 साल से मैं घर के साथ साथ ऑफिस भी संभाल रही हूँ, तो आपको क्या लगता है आगे संभाल नहीं पाऊंगी? उसकी इस बात को सुनकर प्रतिमा जी उसे गुस्से से तरेरते हुए बोली, जो मैं कह रही हूँ बस वो सुनो और अपने कॉलेज और घर पर ध्यान दो। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा बोली, मुझे इस इंसान पर भरोसा नहीं है, मैं खुद भी ऑफिस में रहूंगी। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप बोला, अरे दीदी रहने दो ना, वैसे भी अच्छा काम करती है ये। तुम्हें पता है पिछले साल में इसने काफी अच्छा किया है ऑफिस की पोजीशन को। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा वहां से चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था
कि उसका यही डिसीजन उसे बहुत भारी पड़ेगा। सुदीप ने जानबूझकर उसे ऑफिस जाने दिया। इसके पीछे का कारण था उसका हवस, जो अनीसा को देखते जागता था। अब वो ऑफिस हो या घर, हर जगह वो अनीसा को अलग अलग जगह पर हाथ लगाता, उससे बदतमीजी करता। अनीसा अगर उसे कुछ बोलती तो प्रतिमा जी उसे ही तमीज का ताना देते हुए चुप करा देती थी। इसी तरह एक साल और बीत गया था। आज अनीसा का लास्ट एग्जाम था। आज उसका एमबीए पूरा होने वाला था, इसलिए वो आज जल्दी से कॉलेज निकल गई थी। जब वो घर आई तो उसे एक बहुत ही बुरी खबर का सामना करना पड़ा। वो खबर था उसके पिता की मौत। यह देखकर वो बुरी तरह से टूट गई थी। किसी तरह से उनका अंतिम क्रियाक्रम हुआ। शाम को बहुत से लोग थे घर में, लेकिन फिर भी अनीसा को ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अकेली हो इन सबके बीच भी। लेकिन इस दुख भरे समय में सुदीप को दिखा अपना मौका, क्योंकि इस समय अनीसा बिल्कुल टूट चुकी थी। रात के समय घर में जितने भी लोग आए थे वो सब अपने अपने घर चले गए थे। उनके जाने के बाद अक्षित भी अनीसा को उसके कमरे में सुला दिया था, ताकि उसे आराम मिल सके, और वो अपने कमरे में चला गया था। वहीं सुदीप सबके अपने कमरे में जाने के बाद आ गया अनीसा के कमरे में, जहाँ वो इन सबसे बेखबर सो रही थी। अभी तो उसकी आंख लगी ही थी, लेकिन फिर भी वो आराम से सो नहीं पा रही थी। तभी उसे अपने शरीर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। यह महसूस कर उसकी आंखें जल्दी से खुल गईं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे अपने सामने सुदीप का घिनौना चेहरा नजर आया। उसे जगा हुआ देखकर सुदीप भद्दी सी हंसी हंसने लगा और बोला, भाई तो मैं सोच रहा था कि तू अभी तक जागी क्यों नहीं। अगर जागती नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उसके हाथ झटक कर खड़ी हुई और बोली, तुझे शर्म नहीं आती? आज ही तेरी बहन विधवा हुई है और तू उसे संभालने की जगह ये सब हरकतें कर रहा है। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप हंसने लगा और बोला, शर्म वो क्यों आनी चाहिए? जिस बहन की तुम बात कर रही हो उसने खुद को ही विधवा किया है, तो फिर मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हकलाते हुए कहती है, मतलब क्या है इस बात का? उसकी इस बात को सुनकर सुदीप जो कहता है उसे सुनकर तो जैसे अनीसा की दुनिया ही हिल गई थी। उसकी इस बात को सुन सुदीप हंसते हुए कहता है, मतलब ये कि तेरे बाप को खुद मेरी बहन ने मारा है। तुझे क्या लगता है तेरे बाप को पैरालिसिस अटैक कैसे आया? उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। जब से प्रतिमा दीदी को पता चला कि रंजन की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम है, तभी से उन्होंने उसे धीमा जहर देना शुरू किया था। उस जहर का असर भी हुआ और उन्हें अटैक आ गया, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं था कि वो अपनी प्रॉपर्टी दीदी के नाम कर दे, जिस वजह से हमें उसे मारना पड़ा। और अब तेरी बारी है। जैसे ही तू मरेगी तेरे पास आई प्रॉपर्टी मेरे भांजे के पास चली जाएगी, और फिर तो प्रॉपर्टी हमारी हुई ना। उसकी इस सारी बातों को सुनने के बाद अनीसा का शरीर कांपने लगा था, लेकिन उसका दिमाग उसे कह रहा था कि अनीसा किसी भी तरह भाग यहाँ से। अभी तेरा यहाँ से भागना जरूरी है। इतना सोचकर वो अभी अपने पैरों पर खड़ी ही होती कि तभी सुदीप अचानक से उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसे अपने हाथ से धक्का देता है, जिससे वो एक झटके के साथ बेड पर गिर जाती है। उसके गिरते ही सुदीप टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या लगता है तू यहाँ से बचकर चली जाएगी? अच्छे अच्छे पकड़ से भाग नहीं पाते, तू तो फिर भी इतनी नाजुक सी है। कहते हुए वो अपने हाथ को अनीसा के शरीर पर फेरने लगा। वहीं अनीसा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया है, और उसके हाथ ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे उसके शरीर पर कोई कटीली चीज को कोई चला रहा हो, जो हर एक मूव के साथ उसके शरीर पर जख्म छोड़ते जा रहे थे। और इस जख्म का दर्द उसकी आत्मा को हो रहा था। धीरे धीरे अनीसा पर उसका डर हावी होने लगा, क्योंकि वो पहले से ही मेंटली बहुत कमजोर हो चुकी थी। उस पर सुदीप का ये बार वो संभाल नहीं पा रही थी कि उसके पापा को मारने में उसकी माँ का ही हाथ है। वहीं दूसरी तरफ अनीसा पर सुदीप हावी होता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से जैसे अनीता ने अपनी सारी हिम्मत एक साथ बटोरी और उसे जोर से धक्का दिया। इस धक्के के लिए सुदीप तैयार नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने एक जोरदार थप्पड़ अनीसा की गाल पर रख दिया और एक भद्दी सी गाली निकालता हुआ बोला, मुझे धक्का देगी? इतना कहते हुए
वो वापस से उसकी तरफ झुक गया। तभी अचानक से उस रूम का गेट खुला, जो कि सुदीप ने हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया था और उसकी कुंडी खुली ही छोड़ दी थी। अक्षित, जो एक बार अनीसा को देखने आया था, जैसे उसने गेट खोला तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उसके दिमाग ने रिएक्ट किया और वो जल्दी से पास में पड़ा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाया और सुदीप के उसकी तरफ घूमने से पहले ही उसके सर पर वार किया, जिससे वो अगले ही पल बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही अक्षित ने उसे दूसरी तरफ धक्का दिया और अनीसा को अपने गले से लगा लिया। अनीसा अभी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, तभी अक्षित बोला, दी अभी नहीं, अभी आपको यहाँ से बहुत दूर जाना होगा, इससे पहले ये उठ जाए। आप यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। कहते हुए उसने अनीसा के बैग में उसका कुछ सामान रखा और जल्दी से उसे लेते हुए अपने रूम में आया और जल्दी से अपने एक फ्रेंड को फोन करके बुलाया। उसके ऐसे बुलाने से उसका फ्रेंड भी जल्दी ही आ गया। उसने अपने रूम में रखे हुए कुछ पैसे निकाल कर अनीसा को दिए और बोला, दी आप यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने भी हाँ में सिर हिला दिया और अक्षित के दोस्त के साथ ही रेलवे स्टेशन भागी। उसे पहले जो भी ट्रेन मिली उसे लेकर वो उस शहर को छोड़कर भाग गई। उसके बाद से सुदीप उसे ढूंढने की कोशिश में लग गया, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचने वाला होता अक्षित उसे पहले से ही आगाह कर देता, जिस वजह से अनीसा उस जगह को छोड़कर भाग जाती। इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। जितनी जल्दी में उसने घर छोड़ा था, वो अपने सर्टिफिकेट भी साथ नहीं ला पाई थी, जिस वजह से उसे कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए वो किसी तरह अपना घर चला रही थी और अक्षित उसे उसके सर्टिफिकेट भेजकर उन सबकी नज़र में नहीं आना चाहता था, क्योंकि अगर वो उन सबकी नज़र के आ जाता तो उसे उन लोगों के प्लान के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता। फ्लैशबैक एंड। अनीसा अपनी कहानी बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। इसी के साथ उसके शरीर में कंपन भी बहुत ज्यादा थी। यह देखकर कनिष्क ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, फिक्र मत करो, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा बोली, मैंने उसकी आवाज सुनी थी उस रेस्तरा में। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, इस बार वो अनीसा मुखर्जी से नहीं बल्कि अनीसा कनिष्क बाजवा से मिलेगा, और अनीसा कनिष्क बाजवा को हाथ भी लगाने के लिए उसे कनिष्क बाजवा का फेस करना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे पहले वो हम तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा बोली, मतलब? उसकी इस बात का जवाब देते हुए कनिष्क बोला, मेरे पास अभी ज्यादा प्लान तो नहीं है, लेकिन एक आइडिया है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हुए उसने कुछ प्लान अनीसा को बताया, जिसे सुनकर अनीसा बोली, आप श्योर हैं ये प्लान काम करेगा? उसकी इस बात पर कनिष्क बोला, मुझ पर यकीन है ना? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिसे देखकर कनिष्क उसे अपने गले से लगा लेता है। कनिष्क का प्लान सुनने के बाद अनीसा बोली, क्या ये काम करेगा? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, बिल्कुल काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ये काम नहीं किया तो हम इस प्लान को मॉडिफाई कर देंगे। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसी के साथ कनिष्क ने अनीस को कॉल लगा दिया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन कट कर दिया। इसके बाद वो अनीसा को देखते हुए बोला, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं मंकू को देख कर आता हूँ। आपकी तबीयत को ऐसे बिगड़ता देख वो थोड़ा परेशान हो गया था। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा बोलती है, उसे यहीं लेते आइएगा। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क वहां से चला जाता है। जहां वो मंकू के रूम में पहुंचता है तो देखता है मंकू अभी भी बैठा हुआ ही है और लगातार दरवाजे की तरफ देख रहा है। उसे ऐसे देखकर कनिष्क उसके पास गया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या बात है बच्चा, आप इतने परेशान क्यों हो? उसकी इस बात को सुनकर मंकू कहता है, पापा मम्मा कैसी हैं अब? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क कहता है, आपकी मम्मा आपको बुला रही हैं, चलिए और आप खुद पूछ लेना उनसे। उसकी इस बात को सुनकर मंकू कहता है, सच्ची? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क हाँ में अपना सिर हिला देता है और इसी के साथ मंकू जल्दी से कनिष्क के रूम की तरफ भागता है। उसे ऐसे जाता देखकर कनिष्क ना में अपना सिर हिलाते हुए
उसके पीछे चलने लगता है। जल्दी ही मंकू अनीसा के पास पहुंच चुका था। अनीसा को देखते ही वो जल्दी से उसके गले लग जाता है। अनीसा भी उसे अपनी बाहों में जगह दे देती है। तभी मंकू कहता है, मम्मा क्या हुआ था आपको? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मंकू बिना कुछ कहे उस पर अपनी पकड़ कस देता है, जिसे देखकर अनीसा समझ गई थी कि वो बहुत डर गया है। इसलिए उसने भी बिना कुछ कहे उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी, जिससे मंकू को अच्छा फील हो रहा था। वहीं कनिष्क जब वापस से कमरे में आया तो उसने दोनों माँ बेटे को देखा। उसके बाद वो मन ही मन बोला, जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरे बेटे को अनीसा जैसी माँ मिली। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो भी अनीसा की तरफ बढ़ गया। जब वो अनीसा के पास पहुंचा तो अनीसा ने अपना एक हाथ कनिष्क की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर कनिष्क ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। कनिष्क की बाहों में आने के बाद अनीसा ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया। उसे ऐसे देखकर कनिष्क ने उस पर अपनी पकड़ कस दी। ऐसे ही कब तीनों सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह हर एक न्यूज चैनल पर एक ही खबर फैली हुई थी, केयर योर सेल्फ के मालिक ने उसे बेचने का अनाउंसमेंट किया है। ऐसी क्या बात है जिस वजह से बेल स्टेबिलिस्ट कंपनी इस तरह से बिक रही है? हर किसी के मन में यही सवाल था। और अपने इसी सवाल का जवाब की उम्मीद में जब सुदीप दास और प्रतिमा मुखर्जी के पास फोन की बौछार आई हुई थी, जैसे उन्हें ये बात पता चली, दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी ये नहीं किया था। सुदीप को जब ये खबर मिली तब तो वो मुंबई में था, इसलिए उसने जल्दी ही प्रतिमा को कॉल किया। जैसे ही कॉल पिक हुआ उसने गुस्साना शुरू किया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या खबर आ रही है? तूने इस कंपनी को बेचने का सोचा है? उसकी इस बात को सुनकर प्रतिमा कहती है, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तू जानता है कि मैं ये कंपनी कभी नहीं बेच सकती हूँ, क्योंकि इसकी मालकिन मैं नहीं हूँ। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप कहता है, तो क्या इस कंपनी को? इतना कहते हुए उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है। वही प्रतिमा उसकी बात समझते हुए कहती है, कहीं अनीसा ने तो ऐसा नहीं किया है, क्योंकि अभी उसके पास ही इस कंपनी के सारे अधिकार हैं। इसी के साथ उसने कहा, जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर लाओ, और अगर ला नहीं सकते तो उसे मार डालो। उसने ये सारी बातें चिल्लाते हुए कही थी। तभी सुदीप बोला, उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। वो मेरे बहुत करीब है और मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा उसके पास। और जब मैं उसके पास पहुंचूंगा तब उसे पता चलेगा हमसे पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा। कहते हुए उसने फोन काट दिया और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, जल्द से जल्द पहले इस मामले को दबाना होगा। कहते हुए उसने किसी को फोन लगा दिया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा। कुछ ही देर में उसने फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ कनिष्क और अनीसा दोनों ही बैठे हुए न्यूज़ देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था। दोनों ही बस अपने किए गए एक्शन का रिएक्शन देखना चाहते थे, जो शायद शुरू भी हो गया था, लेकिन अभी तक इनकी नजरों से बचा हुआ था। तभी कनिष्क बोला, मुझे लगता है आज शाम तक इसका रिएक्शन हमें मिल जाएगा, लेकिन आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं उसे अटेंड करके आता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी कनिष्क ने हल्के से झुककर उसके माथे पर किस किया और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अनीसा ने किसी को कॉल लगाया। कुछ ही देर बाद कॉल पिक हो गया, जिसके तुरंत बाद अनीसा ने कहा, वहाँ का माहौल कैसा है? उसकी इस बात का जवाब आया, माहौल एकदम गर्म हुआ पड़ा है, लेकिन अब आपको ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए अनीसा बोली, इस कुत्ते बिल्ली की खेल में अब जरूरी हो गया है कि बिल्ली सामने आ जाए, तभी इन्हें पता चलेगा वो बिल्ली नहीं बल्कि शेरनी है। इसी के साथ उसने फोन कट कर दिया और कुछ सोचने लगी। अनीसा अपनी किसी सोच में गुम थी, या फिर यह कह सकते हैं कि वो सोच रही थी कि अब आगे क्या करना है। उसे सोचते हुए काफी टाइम बीत चुका था कि तभी कनिष्क उसके पास आया और बोला, अनीसा आप क्या सोच रही हैं? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा अपने ख्याल से बाहर आती है और कहती है, मैं सोच रही थी कि किसी न किसी तरह हमें उस घर में जाना होगा। उसकी इस बात का जवाब देते हुए कनिष्क कहता है, लेकिन पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए
कि आप उस सुदीप को देखकर डरेंगी नहीं, जिस तरह आप कैफे में डर गई थी। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा को एक पल को डर लगने लगता है, लेकिन तभी कनिष्क उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है, बस इसी बात का मुझे डर था कि कहीं आप डर जाएंगी तो उन लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये आप हैं, और मैं नहीं चाहता कि अभी उन्हें पता चले कि आप उनके सामने हैं। उसकी बात को सुनकर अनीसा अपने आप को संभालते हुए कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, और पता कैसे नहीं चलेगा कि ये मैं हूँ। उसकी इस बात का जवाब देते हुए कनिष्क उसे कुछ समझाता है, जिसे सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, और वो कहती है, क्या ऐसा हो सकता है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देखकर अनीसा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, जरूर होगा, हम ये करके ही रहेंगे। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क हल्के से मुस्कुरा देता है। इसके बाद अनीसा कहती है, तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क के होठों का एक कोना ऊपर को उठ जाता है, और वो हाँ में सिर हिला देता है। इसी के साथ अनीसा रेडी हो जाती है और कुछ ही देर में वहां से निकल जाती है। कुछ देर में वो एक शॉपिंग मॉल में थी। वो वहां बहुत ही आराम से घूम घूम कर एक एक चीज को देख रही थी, और उनमें से उसने कुछ सिलेक्ट भी किया था। वो इतने आराम से वहां घूम रही थी जैसे वो किसी को खुद की प्रेजेंस के बारे में बताना चाहती हो। ऐसे ही वो घूम रही थी। काफी देर तक घूमने के बाद उसे एहसास हो गया था कि उसका मिशन पूरा हो चुका है। हालांकि उसके पैर हल्के हल्के से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, कनिष्क मेरे आसपास ही है, इसलिए मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने आप को शांत करना होगा। अभी वो खुद को दिलासा दे ही रही थी कि अचानक से सुदीप उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर अचानक ही उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। वहीं सुदीप ने जब उसे ऐसे देखा तो वो धीरे से बोला, क्या सोचा था, कब तक भाग पाएगी मुझसे, आज तो पकड़ में आ ही गई। इतना कहकर उसने अनीसा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक से मॉल में फायर अलार्म बज गई। यह सुनते ही वहां पर हर तरफ भगदड़ मच गई, और इसी भगदड़ में अनीसा वहां से बाहर की तरफ भाग गई। वहीं सुदीप की नजर भी उसे ऐसे भागते देखकर उस पर चली गई, और वो भी उसके पीछे पीछे भागा। तब तक अनीसा बाहर आ गई थी और वहां खड़ी अपनी कार में बैठ गई। उसे ऐसे कार में बैठता देखकर वो भी जल्दी से अपनी कार में बैठ गया। वहीं अनीसा ने तेजी से अपनी कार को भगाना शुरू कर दिया था। वहीं सुदीप भी उसकी कार का पीछा करना शुरू कर चुका था। अनीसा को उससे भागते भागते करीब 1 घंटा हो गया था, लेकिन सुदीप लगातार उसके पीछे आ रहा था। तभी सुदीप ने अपनी गाड़ी को रेस दिया और अपनी स्पीड तेज कर ली, और अनीसा की गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने गाड़ी को धक्का दिया। उसे धक्के की वजह से अनीसा की गाड़ी एक कच्ची सड़क पर उतर गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और गाड़ी को भगाती रही। कुछ ही देर में वो एक डेड एंड पर आ पहुंची थी कि तभी सुदीप जो उसके पीछे था वो चिल्लाते हुए बोला, अब कहाँ जाओगे, आगे अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने अपनी गाड़ी को थोड़ी धीमी कर ली, जिसे देखकर सुदीप के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, और वो अपनी गाड़ी को अनीसा की गाड़ी की तरफ बढ़ाने लगा। तभी अचानक ही अनीसा ने एक बार पलटकर पीछे की तरफ देखा, और अगले ही पल उसने गाड़ी को रेस दिया और गाड़ी खाई में चली गई। अचानक से सुदीप ने जब उस कार की तरफ देखा और जल्दी से गाड़ी रोक दी और बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो दौड़कर खाई की तरफ गया और नीचे झांक कर देखा तो खाई बहुत ही गहरी थी, और साथ ही खाई के नीचे से वो कार जलती हुई दिखाई दे रही थी। यह देखकर वो उसे देखता रहा, और फिर वहां से उठकर खड़ा हुआ और अपनी कार से बाहर प्रतिमा को फोन लगा दिया। जल्दी ही सामने से फोन पिक हो गया, जिसके बाद सुदीप बोला, दीदी खुश हो जाओ, सारी प्रॉपर्टी अब हमारी है। उसके इतना कहने के बाद प्रतिमा जी बोली, क्या मतलब है इस बात का। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप बोला, वो लड़की मेरे सामने जल रही है, उसका किस्सा अब खत्म हो चुका है। उसकी इस बात को सुनकर उधर से ठहाके की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर सुदीप के होठों पर एक मक्कारी से भरी हंसी आ गई। तभी उसने मन ही मन में कहा, अब होगा मेरा सपना पूरा। कहते हुए उसने फोन कट कर दिया और फिर बोला,
तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा था? नहीं, ये सब मैं अपने लिए कर रहा था। अगर वो लड़की आज जिंदा होती तो मैं उससे आज ही सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता, लेकिन नहीं, वो तो मर गई। कोई बात नहीं, अब अक्षय से प्रॉपर्टी हासिल करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहते हुए वो जोर से हंस दिया। उसकी वो खौफनाक हंसी उस पूरी खाई में गूंज गई। इसके बाद वो वहां से चला गया। 4 महीने बाद केयर योर सेल्फ के ऑफिस में बैठा हुआ सुदीप अपने असिस्टेंट को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? परफ्यूम मर्चेंट कनिष्क बाजवा हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार हो गया है। उसकी इस बात को सुनकर उसके असिस्टेंट अभी गुप्ता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, जिसे देखकर सुदीप बोला, तो फिर मीटिंग कब की फाइनल हुई है? उसके इस सवाल को सुनकर अभी बोला, सर वो जल्दी ही मीटिंग के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस महीने की 10 तारीख को वो यहाँ आएंगे। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप बोला, ठीक है। तभी अभी बोला, सर उन्होंने ये भी कहा है कि वो यहाँ आकर तब तक रहेंगे जब तक कि यह प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो जाता है। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप बोला, अभी वो जो भी शर्त रख रहे हैं रखने दो, क्योंकि हमारी कंपनी को इसकी ज़रूरत है। जब से कंपनी के बिकने की बात हुई थी तब से ही हमारी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। हमें किसी भी तरह से अपनी कंपनी के शेयर को वापस से उठाना होगा ताकि ये फिर से स्टेबलाइज्ड हो सके। उसकी इस बात को सुनकर अभी हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। महीने की 10 तारीख भी आ गई थी। आज क्या योर सेल्फ के ऑफिस में हर तरफ शांति छाई हुई थी। सारे स्टाफ अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं सुदीप के केबिन में सुदीप बैठा हुआ किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो बार बार अपनी घड़ी पर नजर डाल रहा था। तभी उसका असिस्टेंट वहां आया और बोला, सर हमें मिस्टर बाजवा का वेलकम करने के लिए खुद ही जाना चाहिए, वो बस आने ही वाले हैं। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बाहर की तरफ निकल गया। अभी वो कैबिन से बाहर भी नहीं आया था तो उसे गेट पर ही प्रतिमा जी भी दिखाई दे गई और उनके साथ अक्षित भी था। यह देखकर उसने कहा, दीदी आप यहाँ? उसकी इस बात का जवाब देते हुए प्रतिमा जी बोली, मैं यहाँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब रहेंगे तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप ने जबरदस्ती से हंसते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसी के साथ सब बाहर आ गए। तभी अभी ने दोनों को एक एक बुके लाकर दिया, जिसे देखकर दोनों ने उसे ले लिया। अभी उन्हें वहां आए हुए कुछ ही देर हुए थे कि तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। यह देखकर वहां खड़े हुए एक गार्ड ने आगे बढ़कर गेट को खोला, जिससे कनिष्क उस कार से बाहर आया और फिर वो तुरंत कार की दूसरी साइड आकर उसने कार का गेट खोला और अपने हाथ आगे कर दिए। उसके कुछ ही पल के बाद एक हाथ उसके हाथ पर आ गया। इसी के साथ पैर बाहर आए। 7 इंच पेंसिल हील बूट्स जो कि घुटनों तक थे और उसके गोरे पैरों को ढक रहे थे। इसी के साथ वो लड़की बाहर आई। उसने थाई तक की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो कि बैकलेस थी। उस पर उस लड़की के शोल्डर से थोड़ा नीचे तक आते हुए बाल, जिन्हें बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बांधा हुआ था। चेहरे पर बोल्ड मेकअप में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं जैसे ही प्रतिमा और सुदीप की नज़र उस लड़की पर गई, वैसे ही प्रतिमा के चेहरे पर कुछ चिंताजनक लकीरें आ गईं। वहीं सुदीप के चेहरे पर उसे पाने की हवस। लेकिन जैसे ही कनिष्क की नज़र उसकी तरफ गई, उसने जल्दी से अपने इमोशन को छुपा लिया और कनिष्क की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, जिसे देखकर कनिष्क ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से हाथ मिला लिया। इसके बाद सुदीप ने अपना हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाया, जिसे देखकर उस लड़की ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। तभी सुदीप ने अपने अंगूठे को उसके हाथों पर फिराने लगा, जिसे देखकर उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने भी हल्के से उसकी तरफ अपनी आई विंग कर दी। यह देखकर सुदीप का मन तो जैसे खुशी हो गया। वहीं प्रतिमा जी की नज़र जब उन दोनों पर ऐसे इतनी देर तक हाथ मिलाए रखने पर गई तो उसने हल्के से सुदीप का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींच लिया और उसे अपनी आंखें दिखाईं, जिसे देखकर सुदीप ने बाद में उससे बात करने का सोचा। वहीं प्रतिमा जी ने कनिष्क की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर बाजवा, आपने इनसे हमारा परिचय नहीं करवाया। कहते हुए उसने अपना हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर कनिष्क ने हल्के से उसकी कमर में हाथ डालकर
अपने करीब करते हुए बोला, सी इज एनी बाजवा माई वाइफ। उसकी इस बात को सुनकर प्रतिमा जी फीकी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए उसे हेलो बोली। तभी कनिष्क बोला, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने मेहमानों को ऐसे गेट पर ही खड़े रखते हैं। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप बहुत ही नर्म आवाज में बोला, अरे क्या बात करते हैं आप बाजवा साहब, आए ना, अंदर आइए। कहते हुए उसने एनी की तरफ इशारा किया तो उसने भी हल्के से अपने शरीर को झुकते हुए उसकी इस बात को सहमति दी। इसी के साथ सब अंदर की तरफ बढ़ गए। मीटिंग रूम में कुछ देर मीटिंग चलने के बाद डील फाइनल हो गई। इसके बाद कनिष्क और एनी वहां से बाहर आ गए। जल्दी ही वो दोनों अपने होटल की तरफ निकल गए। वहीं मीटिंग रूम में आज सिर्फ प्रतिमा जी और सुदीप ही थे कि तभी प्रतिमा जी बोली, तुझे इस लड़की को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि लड़की अनीसा है? उसके इस सवाल को सुनकर सुदीप उनकी तरफ गहरी नजर से देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, ये अनीसा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे खुद अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। होटल पैराडाइज में एक कार आकर रुकती है। ये देखकर वहां का मैनेजर जल्दी से उस कार की तरफ बढ़ता है और कार का गेट खोलता है। उसके गेट खोलने के बाद कनिष्क बाहर आता है और उसके साथ ही एनी भी बाहर आती है। इसी के साथ कनिष्क हल्के से एनी के हाथ को पकड़ लेता है और इसी के साथ दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जल्दी ही वो दोनों एक रूम के बाहर थे। तभी कनिष्क अपनी पॉकेट से कार्ड को निकालता है और गेट खोलकर अंदर आता है। उसके अंदर आते ही वो जल्दी से गेट को लॉक कर देता है। उसके गेट लॉक करते ही एनी जल्दी से बाथरूम की तरफ भागती है और वहां अपने हाथ को रगड़कर साफ करने लगती है। तभी कनिष्क भी वहां आ जाता है और एनी को ऐसे अपने हाथों को साफ करता देखकर वो धीरे से उसकी कमर में हाथ रखकर उसके गर्दन पर हल्के से किस करते हुए कहता है, ऐसा मत कीजिए जान। उसकी इस बात को सुनकर एनी कहती है, आप नहीं जानते हैं, उसने मुझे टच किया था। तब मन तो किया था उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती थी। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क कहता है, हम उसका मुंह जरूर तोड़ेंगे, लेकिन अभी उसमें समय है। उसकी इस बात को सुनकर एनी उसकी तरफ मुड़ जाती है और उसके गले से लग जाती है। तभी कनिष्क हल्के से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अनीसा शांत हो जाइए। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा एक गहरी सांस लेती है और हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी कनिष्क उसे खुद से दूर करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आपको नहीं लगता है आज मौका भी है और दस्तूर भी है, तो क्यों ना हम अपनी प्यार की बारिश में भीग जाएं। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उसकी तरफ घूर कर देखती है तो कनिष्क हल्का सा पीछे हटते हुए कहता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कुछ नहीं कहती है तो कनिष्क उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब ले आता है और उसके होठों पर अपने होठ टिका देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। भाई उसकी इस किस में अनीसा भी खो रही थी। तभी कनिष्क उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेते हुए बेड पर लिटा देता है और फिर उससे दूर होते हुए उसके बूट को उसके पैर से अलग कर देता है और हल्के से उसके पैरों को चूम लेता है। दोनों अपने प्यार के इस सफर को मंजिल की तरफ ले जा रहे थे। आधी रात के समय अनीसा ने कनिष्क के सीने पर अपना सर रखा हुआ था। अनीसा की उंगली कनिष्क की छाती पर घूम रही थी। वहीं कनिष्क ने अनीसा को अपनी बाहों में पकड़ रखा था कि तभी अनीसा बोली, आपको क्या लगता है वो सुदीप या फिर प्रतिमा ने मुझे पहचाना नहीं होगा? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, उनकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता है। सुदीप की आंखों में मैंने हवस देखी है और ये हवस एनी के लिए थी। उसे ऐसे देखकर मेरा दिल तो किया वहीं उसकी जान ले लूं, लेकिन अभी उसमें समय है। उसकी इस बात पर अनीसा ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोली, लेकिन मुझे लगता है ये प्रतिमा को मेरे पर भरोसा नहीं हुआ है और इसके लिए वो मेरा टेस्ट जरूर लेगी। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने उसके माथे पर किस करते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा करती भी है तो हम इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी कनिष्क बोला, अच्छा अब सो जाइए। तभी अनीसा बोली, आपकी मंकू से कोई बात हुई? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, हाँ हो गई है। और आपको तो पता है ना, जब भी वो अनीस और उन्नति के साथ होता है तो हमें भी नहीं खोजता है। वैसे भी उसे पता है कि हम काम से आए हैं, तो वो ठीक है।
उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और इसी के साथ वो 4 महीने पहले जो भी हुआ वो सब सोचने लगी। 4 महीने पहले जब अनीसा मॉल में घूम रही थी तभी सुदीप की नज़र उस पर पड़ी तो वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गई और जाकर अपनी कार में बैठ गई। मैं सुदीप भी उसका पीछा करते हुए अपनी कार से उसकी तरफ बढ़ गया। अनीसा उससे बचते हुए आगे भागती जा रही थी। वहीं सुदीप जो उसका पीछा कर रहा था वो भी उसके पीछे अपनी गाड़ी को भगाए जा रहा था। अब तक उसने न जाने कितने ही ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया था लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। कुछ दूर आगे जाने के बाद सुदीप की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। यह देखकर उसने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ दे मारा। लगभग आधे घंटे बाद जब वो जाम खुला तो एक पल के लिए अनीसा की गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल हो गई लेकिन कुछ ही पल के बाद उसे वो गाड़ी नजर आ गई। यह देखकर वो एक बार फिर से उसके पीछे दौड़ा दिया। तभी उसने अपनी गाड़ी को एक्सीलरेट कर दिया और उसकी गाड़ी ने लगभग अनीसा की गाड़ी में टक्कर मार दी जिससे उसकी गाड़ी दूसरी तरफ को मुड़ गई। यह देखकर उसने भी अपनी गाड़ी मोड़ दी। कुछ ही देर में वो दोनों गाड़ी एक सुनसान सड़क से होती हुई आगे बढ़ने लगी जहाँ दोनों तरफ जंगल ही थे। कुछ देर में वो सड़क भी खत्म हो गई और कच्ची सड़क आ गई जिस पर भी अनीसा अपनी गाड़ी को एक बार के लिए भी नहीं रोका लेकिन कुछ ही देर में उसकी गाड़ी डेड एंड पर पहुंच गई थी। यह देखकर उसने अपनी गाड़ी को हल्के से रोक दिया। उसकी गाड़ी रुकी हुई देखकर सुदीप ने भी अपनी गाड़ी रोक दी और वो उसके मूवमेंट को देखने लगा। साथ ही उसके दिमाग में चल रहा था कि अब कहाँ तक भाग कर जाओगी, अब तो यह जमीन भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती है। कहते हुए उसने अपनी गाड़ी को रोकने का सोचा ही था कि तभी अनीसा ने अपनी गाड़ी को एक्सीलरेट किया और अपनी गाड़ी को सामने दिख रही खाई में कुदा दिया। उसको ऐसा करते देखकर सुदीप जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकला और खाई की तरफ भागा। जैसे उसने खाई से नीचे देखा तो उसे वहां सिर्फ एक जलती हुई गाड़ी दिखी। यह देखकर वो वहां से वापस चला गया। वहीं उस खाई में एक लड़का जो खाई में इस जगह पर खड़ा था जहां पर कि ऊपर से कोई उसको देख ना सके। उसकी नज़र लगातार उस जलती हुई गाड़ी पर टिकी हुई थी। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। जल्दी ही कॉल पिक हो गया। यह देखकर वो बोला, सर आपका काम हो गया है। उसकी इस बात को सुनकर सामने से कनिष्क की आवाज उभरी। क्या उसे भरोसा हो गया कि अनीसा मर गई है? उसकी इस बात का जवाब देते हुए इस लड़के ने कहा, सर मैंने गाड़ी खाई में गिरा दी और जल्दी से निकलकर उसमें पेट्रोल से आग लगा दी है जिससे उसे लगेगा कि खाई में गाड़ी गिरने की वजह से ब्लास्ट हुआ है और ऐसे में ड्राइवर के बचने की संभावना ना के बराबर ही होती है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने हाँ में सर हिला दिया और अपने पास बैठी हुई अनीसा को देखते हुए कहा, उस स्टंटमैन ने हमारा काम कर दिया है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उस समय को याद करने लगी जब उन लोगों को पता चला था कि आज सुदीप उस मॉल में जाने वाला है और इसीलिए आज अनीसा वहां गई थी ताकि वो सबको इस बात का सबूत दे सके कि वो मर चुकी है। जैसे ही वो ट्रैफिक में फंसी थी और सुदीप की नज़रों से ओझल हुई वैसे ही स्टंटमैन ने उसकी जगह ले ली और उसने वहां से एक शॉर्टकट लेते हुए वहां से सीधे घर आ गई। यह ट्रैफिक कनिष्क के प्लान में शामिल था। इसलिए जैसे ही अनीसा ने अपनी जगह बदली वैसे ही कुछ देर बाद वो ट्रैफिक क्लियर हो गई। अनीसा को यह सोचते देखकर कनिष्क ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, क्या सोच रही हैं आप? उसकी इस बात को सुनकर अनीसा बोली, लेकिन अगर मरने के बाद भी मैं उनके सामने जाती हूँ तो वो मुझे पहचान लेंगे। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके लिए भी मैंने प्लान किया है और अभी हम कुछ महीने तक उनके आसपास नहीं जाएंगे। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा बोली, ऐसा भी क्या प्लान किया है आपने? उसकी इस बात का जवाब देते हुए कनिष्क कहता है, सबसे पहले तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा जिससे अगर आप अकेले में भी अगर उनके सामने पड़ती हैं तो कमजोर पड़ने की जगह उनका सामना कर पाएंगी। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने हमें अपना सिर हिला दिया। इसी के साथ अनीसा की मार्शल आर्ट और किस बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू हुई। अनीसा के साथ साथ कनिष्क भी ट्रेनिंग ले रहा था। दोनों में सुदीप और प्रतिमा को हराने का जोश इतना था कि उन्होंने बहुत ही जल्दी इस टेक्निक को सीख लिया।
लगभग 3.5 महीने में दोनों ने अपनी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली और इसी के साथ कनिष्क ने अनीसा का पूरा मेकओवर करवा दिया, जिससे पहचानने वाले लोग भी उसे पहचान ना पाए। अनीसा यही सब सोचते हुए अपने अतीत से अपनी दुनिया में तब आई जब कनिष्क ने उसे इस तरह सोच में देखा, तो हल्के से उसके सर पर किस करते हुए बोला, अनीसा अब सो जाइए, काफी रात हो गई है। और इस बात को सुनकर अनीसा ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके सीने से अपना चेहरा छुपाते हुए सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। वहीं जहाँ एक तरफ ये दोनों अपने ख्वाबों की दुनिया में सुकून से सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रतिमा जी की आंखों से नींद उड़ी हुई थी। उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि एनी अनीसा नहीं है, और इस बात को वो प्रूव करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने एक खतरनाक सा प्लान बनाया और उस पर विचार करती हुई सो गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।